अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुड यू प्लीज कंफर्म एवरीवन, मेरी आवाज आप सब लोगों को क्लियर है? प्लीज डू राइट इन चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच आयमा फॉर द कंफर्मेशन. So basically, I'm Hamad, your APM tutor, and I would like to welcome you all on the behalf of SCANS eCampus. Uh, आज हमारा एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एपीएम का ओरिएंटेशन सेशन है एंड आई वुड एक्सप्लेन यू कि एपीएम का जो पेपर है व्हाट एपीएम इज ऑल अबाउट, हम इसको किस तरह से कैरी ऑन करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन का आज हमारा सेशन है. सो लेट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट the linkage of advanced performance management with the different exams, right? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ACCA के अंदर 3 तरह के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर्स हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है. द फर्स्ट पेपर दैट वी हैव इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको बहुत सारे बच्चे जो फाउंडेशन कर कर आते हैं वो FMA भी कहते हैं. तो FMA या MA बिल्कुल एक ही बात है. देन वी हैव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ एक मिनट रुकिए जी. तो बच्चों मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास एक पेपर है एमए, जिसको आप एफएमए भी कहते हैं. देन वी हैव अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसको पीएम भी कहा जाता है, पुराने जमाने में इसको F5 भी कहा जाता था. एंड देन वी हैव आवर ओन पेपर दैट इज एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? तो एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर. अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने देखनी है, इसको हम एपीएम का पेपर भी कहते हैं. अब ये जो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इन तीनों पेपर्स में क्या फर्क है? बेटे, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक नॉलेज लेवल का पेपर है, और नॉलेज लेवल के पेपर होने के साथ वो आपको बहुत बेसिक्स बातें बताता है. जैसे फॉर एग्जांपल ओवरहेड्स की कैलकुलेशन, इसका बहुत ज्यादा फोकस है बेसिक चीजों की कैलकुलेशंस के ऊपर, जैसे मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका, लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका, ओवरहेड को कैलकुलेट करने का तरीका, राइट? तो ये एक कंपल्सरी पेपर है, बहुत ही बेसिक लेवल का नॉलेज है. उसके बाद जब आप आगे जाते हैं पीएम में, तो ये आपके पास स्किल लेवल का एग्जाम आ जाता है, जिसमें हम आपको काफी हद तक डिफरेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक सिखाते हैं. हम आपको बताते हैं कि बजटिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे है, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है. तो काफी सारी टेक्निक्स के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है. और देन वी हैव एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर. तो ये तो इसका लिंक है कि पहले आपने एमए पढ़ा, फिर उसके बाद आपने पीएम पढ़ा, और अब आप उसका एडवांस पेपर पढ़ रहे हैं, जिसे एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहा जाता है. अच्छा, ये 2 सवाल एपीएम के बारे में ना बहुत बच्चे कॉमनली मुझसे पूछते हैं. पहला सवाल ये होता है बच्चों का, जब वो एपीएम के बारे में सोच भी रहे होते हैं ना कि क्या उनको एपीएम सेलेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो 2 चीजें वो बड़ी क्लियरली पूछते हैं. पहला उनका सवाल ये होता है कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन पीएम एंड एपीएम, कि पीएम और एपीएम में क्या फर्क है. तो ये समझना बड़ा जरूरी है, बड़ा क्लियरली आपको पता होना चाहिए. पीएम का जो पेपर है ना बच्चों, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि वो एक स्किल का कंपल्सरी एग्जाम है, और उसका मेजर फोकस होता है किन चीजों के ऊपर? आपके बेसिक नॉलेज एंड कंप्यूटेशंस के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर, और एनालिसिस के ऊपर. इज दैट क्लियर? यानी हम आपको बताते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं, उनका बेसिक नॉलेज क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी क्या है, एबीसी की कैलकुलेशन कैसे होगी, एबीसी की एप्लीकेशन क्या है, एबीसी का एनालिसिस क्या है. तो हमारा फोकस होता है टेक्निक्स के ऊपर, कि आपको टेक्निक्स पढ़ाई जाए और उनको अप्लाई करना सिखाया जाए. ये है पीएम. लेकिन जब आप एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो एपीएम में हम आपको ये नहीं बताते कि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, हम आपको ये नहीं बताते कि टारगेट कॉस्टिंग क्या है. हम आपका फोकस हमारा इस पे नहीं है कि हम आपको बताएं वेरिएंसेस क्या है. हमारा फोकस ये होता है कि इन टॉपिक्स को, इन टेक्निक्स को यूज करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं. हाउ कैन यू मैनेज योर परफॉर्मेंस बाय यूजिंग दीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स. यानी टारगेट कॉस्टिंग आपकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकती है, बजटिंग आपकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकती है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकती है. इसी तरह अगर आप देखें कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आपकी परफॉर्मेंस को कैसे बना सकता है. तो इसमें हमारा फोकस बेसिक नॉलेज के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस ये है
कि हाउ कैन यू यूज दैट टेक्निक टू मैनेज द परफॉर्मेंस, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए लिखा भी हुआ है कि एपीएम फोकसेस ऑन द सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ डोट मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक टॉट इन पीएम एग्जाम, कि हम उनकी इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या इस बिजनेस के लिए एबीसी सूटेबल है, क्या इस बिजनेस को एबीसी यूज करने से कोई फायदा होगा, नुकसान होगा। तो इसका मतलब है कि ये इसमें जो इस पेपर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकती कि जी एबीसी के थ्रू कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके बताएं, टारगेट कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट कैलकुलेट करें, इस तरह की कैलकुलेशन नहीं होती। यहां पर सवाल ये होगा कि मैनेजमेंट जो है वो एबीसी इंप्लीमेंट करना चाह रही है, आप बताएं कि क्या एबीसी यूज करेंगे तो क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या इनको एबीसी यूज करना चाहिए, एबीसी यूज करना है तो व्हाट अदर चेंजेस आर आल्सो रिक्वायर्ड, राइट। तो आप उस टेक्निक की एप्लीकेशन के साथ साथ उसकी सूटेबिलिटी पे भी बात करेंगे। इसी तरह बच्चों एक और जो बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ जो बच्चे पूछते हैं वो ये है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसबीएल एंड एपीएम एग्जाम, कि एसबीएल और एपीएम में क्या फर्क है। बच्चों एक बात याद रखिएगा, एसबीएल के अंदर ऑलमोस्ट आपका 40% ऑफ एपीएम सिलेबस इज फ्रॉम एसबीएल, 40 to 45%, yes, you heard it right, almost 40 to 45% आपका एसबीएल का सिलेबस एपीएम के अंदर भी है। अच्छा अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एसबीएल नहीं पढ़ा हुआ तो आपने परेशान नहीं होना। बच्चा आप लोग को स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? ओहो, आप मुझे बता देते, मैंने सिर्फ अभी मैसेज देखा है जी। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था, बहरहाल मैं इसको ना क्या कहते हैं स्क्रीन शेयर के साथ भी रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दूंगा, डोंट वरी। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था कि एसपीएल और एपीएम में क्या फर्क है। तो मैं आपको बता रहा था बच्चों आपके सिलेबस का ऑलमोस्ट 40 to 45% इज फ्रॉम एसबीएल। अच्छा इससे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि सर अभी तो हमने एसबीएल पढ़ा ही नहीं है। तो डोंट वरी, एसबीएल में जितनी भी टेक्निक्स हैं मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा, तो आपने परेशान नहीं होना, एवरी टेक्निक विल बी डिस्कस्ड फ्रॉम बेस, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर एक टॉपिक एसबीएल में शामिल है तो फिर वो एपीएम में क्यों है, ओवरलैप क्यों है, एक ही टॉपिक दो जगह पे क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, दोनों के टेस्ट होने का तरीका भी इंटायरली डिफरेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर हम बात करें, एक टॉपिक होता था आपके एसबीएल में भी, आप लोगों ने एसबीटी में भी पढ़ा हुआ है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, आप लोगों को याद है पोर्टर 5 फोर्सेस, जिसमें आप पढ़ते थे बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, कंपेटिटिव राइवलरी, याद है। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, तो वो जब आप पढ़ते थे तो एसबीएल में भी वो टॉपिक है और एपीएम में भी है। अब एसबीएल में वो टॉपिक कैसे होता था, एसबीएल में बेटा वो टॉपिक इस तरह से आता है कि वो आपको ये कहते हैं कि लेट्स सपोज इस वक्त आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में, एंड नाउ यू वांट टू एक्सपैंड योर ऑपरेशंस टू दुबई। अब आप दुबई में जाके अपना कारोबार एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो एसबीएल के अंदर पोर्टर 5 फोर्सेस इस तरह से आता था कि एग्जामिनर आपसे कहता है कि हम जिस नई मार्केट में जाना चाह रहे हैं, आप पोर्टर 5 फोर्सेस अप्लाई करके उस मार्केट की अट्रैक्टिवनेस चेक करके हमें बताएं, यानी आप मार्केट की अट्रैक्टिवनेस चेक करके हमें बताएं कि क्या दुबई की मार्केट हमारे लिए अट्रैक्टिव इनफ है, शुड वी रियली नीड टू एक्सपैंड देयर और नॉट। तो आप उस मार्केट की अट्रैक्टिवनेस को मेजर करने के लिए देखते थे कि जी वहां पे थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट कैसा है, थ्रेट ऑफ एंट्रेंट कैसा है, कंपैटिटिव राइवलरी कितनी है, राइट। तो इसका मतलब है जब आप एसबीएल की बात करेंगे तो ये टॉपिक टेस्ट होगा टू इवैल्यूएट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द पोटेंशियल मार्केट जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन एपीएम के अंदर बच्चों इस टॉपिक को इवैल्यूएट करने का या टेस्ट करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। कैसे? एपीएम में ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप किसी एक नई मार्केट में एंटर होने लगे और उसकी आपने अट्रैक्टिवनेस जाननी है, नहीं। एपीएम में आप उसी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि जिस इंडस्ट्री में, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, वहां पे मौजूद जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे कंपेटिटिव राइवलरी है, थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट है, आप बताएं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है या लो है,
और उसका हमारी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है। आप बताएं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो है या हाई है, और उसका हमारी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और अगर वो हाई है तो उसको मैनेज कैसे करना है। यानी एपीएम के अंदर हमारा फोकस ये है कि ये जो पोर्टर 5 फोर्सेस हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, इनका हमारी परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको कम कैसे करना है, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कैसे करना है। बच्चों आपको समझ आई? तो इसका मतलब है टॉपिक सेम होगा, लेकिन the way these topics are going to be tested in APM is entirely different from the way it was tested in SBL exam. तो SBL और APM में टेस्टिंग बहुत डिफरेंट है, कंटेंट एक होगा, लेकिन द वे दीज आर टेस्टेड इज वेरी डिफरेंट। एक बात याद रखिएगा, एपीएम में एनीथिंग दैट यू स्टडी, एनीथिंग दैट यू स्टडी विल बी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहे पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़ें, चाहे आप पेस्टल पढ़ें, चाहे आप वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ें, चाहे आप बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ें, नो मैटर whatever topic you study, whatever model you study, somehow you have to link it with the performance of the organization. हम ये यहीं पर ही देखते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स कैसे आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है, वैल्यू चेन कैसे परफॉर्म, यानी वैल्यू चेन एनालिसिस में आपको देखना पड़ेगा कि इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक की परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट की जाए। तो हर टॉपिक को हम परफॉर्मेंस से लिंक करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पीएम और एपीएम में क्या फर्क है, राइट? अच्छा, अब बच्चों इधर देखिएगा, अगर मैं आप लोगों के साथ आपके एपीएम का एग्जाम फॉर्मेट डिस्कस करूं, तो एग्जाम फॉर्मेट बच्चों एपीएम का कुछ इस तरह से होता है कि हम आपके एग्जाम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। सो इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन ए, सेक्शन ए में बेटा हमारे पास 50 मार्क्स की एक केस स्टडी होती है। इसमें 40 मार्क्स आपके टेक्निकल मार्क्स होते हैं और 10 मार्क्स आपके प्रोफेशनल है, यानी 40 मार्क्स आपका जो नॉलेज है जो आप लिख रहे हो उसके हैं, और 10 मार्क्स आपके प्रोफेशनल मार्क्स हैं। अब ये प्रोफेशनल मार्क्स मैं आपको हासिल करना सिखाऊंगा, यानी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ग्रैब दीज प्रोफेशनल मार्क्स। टोटल आपके पेपर में 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं, यानी आप सोचें कि ये कितनी बेहतर अपॉर्चुनिटी है अपने पेपर को पास करने की, कि आप 80 मार्क्स का लिख कर भी 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल मार्क्स की जो टेक्निक्स हैं, जैसे प्रोफेशनल क्या कहते हैं, बिजनेस एक्यूमेन है, या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो होता है, या कम्युनिकेशन, ये जितने भी प्रोफेशनल मार्क्स हैं वो कैसे हासिल किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों इसमें और जितनी भी प्रोफेशनल मार्क्स हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल मार्क्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, यानी सारी प्रोफेशनल स्किल्स यहाँ पे टेस्ट की जाती है। अच्छा, अब ये जो सेक्शन ए होता है ना बच्चों, ये हमेशा इस केस स्टडी के अंदर आपको एक बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया हुआ होगा, जिसमें आपको हमेशा बताया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब इसमें आपको एग्जामिनर अक्सर और बेशतर आपसे कुछ चीजें कैलकुलेट भी करवाएगा, आपसे कंपैरिजन भी करवाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी। आपको रेकमेंडेशन करने के लिए भी एग्जामिनर कहता है कि जी ये हम ये कर रहे हैं, आप रेकमेंड करें। तो ये डिटेल्ड केस स्टडी होती है, ठीक है। इसमें आपको असेस भी करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कंट्रोल की जा रही है, किस तरह से मैनेज की जा रही है, किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, तो उसको आपने असेस भी करना होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास केस स्टडी का पहले पार्ट आ जाएगा, जिसमें आपको मिशन गिवन होगा, विजन गिवन होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट गिवन होगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई होगी, उस इन्फॉर्मेशन को भी आपने असेस करना होगा। तो एक डिटेल केस स्टडी है, जब हम इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। देन वी हैव सेक्शन बी, जिसमें दो आपके पास क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स ईच, और हर क्वेश्चन के अंदर 5 प्रोफेशनल मार्क्स होंगे, राइट। और हर जो क्वेश्चन है वो मिनिमम 2 प्रोफेशनल स्किल्स को मेजर करेगा, ठीक है। जिसमें आपके पास एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन हो सकता है, स्केप्टिसिज्म हो सकता है, कमर्शियल एक्यूमेन हो सकता है, लेकिन इसमें डेफिनेटली कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो सिर्फ केस स्टडी के अंदर यूज होगी, वो सेक्शन बी में यूज नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पेपर का फॉर्मेट है, 3 क्वेश्चंस होंगे, एक 50 मार्क्स की केस स्टडी है, दो 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है। देयर इज नो ऑप्शन, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, जो क्वेश्चन गिवन है वही आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब है कि आप टॉपिक्स नहीं सिलेक्ट कर सकते कि ये करना है ये नहीं करना है। अच्छा, एक और बात, बहुत कम ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन एक ही टॉपिक से रिलेट करें। आपका जो क्वेश्चन होता है यूजुअली वो मल्टीपल टॉपिक से मिलकर आता है, दैट्स अ क्लस्टर ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स, राइट।
अच्छा, अब बच्चों अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो वी हैव गॉट 16 चैप्टर्स हियर, जो आपके स्टडी हब के मुताबिक हैं, जिसमें हमारे वी हैव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है, परफॉर्मेंस हायरार्की है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंट्रोल है, बिजनेस स्ट्रक्चर है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स हैं। इस तरह से टोटल हमारे पास कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर है। तो ये 16 हमारे पास चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को मतलब गाहे बगाहे हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और कि जब आप एपीएम की बात करेंगे तो एपीएम का जो पेपर है वो आपको वो चाहता है दैट यू नीड टू थिंक लाइक अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, राइट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दैट रिक्वायर्स यू टू थिंक लाइक अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जैसे ऑडिट का पेपर चाहता है आप ऑडिटर की तरह बिहेव करें, लॉ एग्जाम का टीएक्स का पेपर चाहता है आप टैक्स कंसल्टेंट की तरह बिहेव करें, एफएम का पेपर चाहता है फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरह बिहेव करें, तो एपीएम का पेपर चाहता है कि आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह बिहेव करें। तो थ्रू आउट योर एपीएम एग्जाम यू हैव टू थिंक लाइक अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम है कि लुक एट द प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, look at the controlling aspect of the organization, look at the decision making of the organization। तो इन सब चीजों को देखना मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम है। तो आप जैसे पढ़ते रहेंगे तो आप देखिएगा मैं आपको रेफर भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे करूंगा कि आपने थिंक यू हैव टू थिंक लाइक अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखना है कि क्या ये चीजें बिजनेस के लिए ठीक हो रही हैं, क्या इससे बिजनेस को फायदा होगा, बिजनेस को नुकसान होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो तो ऑब्वियसली जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको गाहे बगाहे बताता जाऊंगा। अच्छा, एक और चीज दैट आई वांट टू ऐड हियर इज कि हम ई कैंपस में हम किस तरह से पढ़ाते हैं। ई कैंपस में बेटा आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आप लोगों को वीकली एक लाइव सेशन हुआ करेगा। वीकली लाइव सेशन में आप देखिएगा कि एक केस स्टडी में आपको सॉल्व करवाया करूंगा डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। जो हमारा कोर्स प्लान है वो इंशाल्लाह ताला कल आप लिखेंगे कि आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा कोर्स प्लान। और इसके अलावा आपका मॉक एग्जाम भी होगा, आपके फाइनल टर्म मिड टर्म एग्जाम्स भी होंगे इंशाल्लाह ताला। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आपके पास व्हाट्सएप सपोर्ट है। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्वेरी डाउट तो आप मुझसे वहां पे भी पूछ सकते हैं। मरियम ने पूछा था सर कैन यू ऑल्सो शेयर द नोट्स यू यूज इन द लेक्चर्स। यस मरियम, इंशाल्लाह आई आस्क मैनेजमेंट कि वो आपको जो है ना नोट्स जो है वो भेज दें। इनिशियली मुझे पता चला है कि वो जो हम ई कैंपस का जो तरीका कार है वो ये है कि जो हमारे नोट्स होते हैं स्पेसिफिकली जो मैं यूज करता हूँ वो उसको एज एन एड ऑन प्रोडक्ट के तौर पे सेल करते हैं। लेकिन आई आस्क मैनेजमेंट कि फॉर एपीएम स्पेसिफिकली वो आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही डाउनलोडेबल ऑप्शन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो आई टॉक टू द मैनेजमेंट राइट नाउ और ये इंशाल्लाह ताला बाय टुमारो आपको नोट्स जो है वो अवेलेबल होंगे। बिलाल ने पूछा सर एनी किट और स्टडी टेक्स्ट दैट वी नीड टू यूज। नो, यू ओनली नीड टू हैव अ कैप्लन की किट, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। दैट इज द किट जो आप लोगों ने यूज करनी है। और स्टडी टेक्स्ट आपने कोई भी नहीं पढ़ना। आई डोंट रेकमेंड कि कोई भी आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ें। आपके पास जो एपीएम है ना बच्चों, उसमें पढ़ने वाला कंटेंट बहुत कम है, ये बात याद रखिएगा। आप एपीएम की बीपीपी की पूरी किताब पढ़ लें, कैप्लन की पूरी किताब पढ़ लें, आप पूरा स्टडी हब पढ़ लें, वो आपको फायदा ही नहीं देंगे। आपको बहुत मिनिमम नॉलेज चाहिए क्योंकि नॉलेज कुछ नया है ही नहीं। एपीएम में हार्डली देयर 2 और 3 टॉपिक जो कि नए हैं, बाकी मैक्सिमम नॉलेज पुराना ही है। आई थिंक एक ईवीए का टॉपिक नया है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले कभी ना पढ़ा। उसकी एक्स्ट्रा डिटेल हो सकती है। तो फोकस यहाँ पे आपका जो है ना स्टडी टेक्स्ट से ज्यादा प्रैक्टिस पे होना चाहिए। और प्रैक्टिस जो है आज अगर आप देखें तो हमारी डेट है 24th। प्रैक्टिस आप तकरीबन 15 जनवरी के बाद ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। आपको कोर्स प्लान मिलेगा तो आप देखिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आप उसकी पहली रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, बाकी 4 रिक्वायरमेंट्स आप नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने पूरा पढ़ा ही नहीं होगा। तो 15th ऑफ जनवरी के बाद यूल बी एबल टू, इवन 15th या 20th जनवरी के बाद यूल बी एबल टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम द किट, राइट? और जो सवाल मैं अपलोड किया करूंगा रिकॉर्डेड, उसके साथ उसकी क्या कहते हैं पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल हुआ करेगी। तो आई विल बी अपलोडिंग लाइक हर टॉपिक से रिलेटेड 2-2, 3-3, 4-4 सवाल एटलीस्ट मिनिमम,
ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो बच्चों अब आप लोग मुझे बताएं कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट जो आप पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट है, कोई सवाल आपके मन में है तो प्लीज पूछिए। बिलाल ने पूछा था सर व्हाई मेजॉरिटी स्टूडेंट फेल इन एपीएम एंड आई हैव हर्ड दैट इट रियली स्ट्रिक्ट मार्किंग। नहीं बेटा, असल में ना मैं इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो कि एपीएम में फेल होते हैं उसकी एक बड़ी अहम वजह है। और उसकी जो वजह है ना बेटे वो ये है कि आप अगर एक जेनेरिक आंसर लिखेंगे यू वुड नॉट बी रिवॉर्डेड मार्क्स फॉर दैट। यानी अगर आपने एक बात बिल्कुल ठीक लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी शुड यूज बैलेंस स्कोर कार्ड, अब ये बात बिल्कुल ठीक है, कंपनी को यूज करना चाहिए बैलेंस स्कोर कार्ड, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अनटिल और अनलेस आप किसी भी चीज को जस्टिफाई ना करें। ये जो जस्टिफिकेशन का वर्ड है ना, इसको आप अपना वॉलपेपर बना लें मोबाइल। इफ यू वांट टू पास योर एपीएम एग्जाम, 99.9% बच्चे फेल इसीलिए होते हैं, क्यों? बिकॉज दे डू नॉट जस्टिफाई देयर आंसर। तो इफ यू डू नॉट राइट योर ओपिनियन विच इज बीइंग सपोर्टेड बाय एनी आर्ग्यूमेंट और जस्टिफिकेशन, यू वुड नॉट बी रिवॉर्डेड मार्क्स। हमारे जो टीचर होते थे क्या कहते हैं एपीएम के, वो ये कहा करते थे कि एपीएम को आपने इस तरह करना है जैसे आप एक जगह अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं और आपने अपने पेरेंट्स को मनाना है, तो जितनी जुस्तजू आपने अपने पेरेंट्स को मनाने में करनी है ना, उतनी ही जुस्तजू आपने एग्जामिनर को हर कमेंट पे करनी। यानी यू नीड टू जस्टिफाई एवरीथिंग, एनीथिंग दैट यू राइट। अगर आप कह रहे हैं कि जी फला चीज यूज नहीं होनी चाहिए, तो यू नीड टू जस्टिफाई दैट। ये की है व्हाई स्टूडेंट फेल इन द एग्जाम। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट केयरफुली। कभी कभी एग्जामिनर मांग कुछ रहा होता है और बच्चे लिख कर कुछ आ रहे होते हैं, बच्चे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। ये दो मेजर इशू है, लेकिन जस्टिफिकेशन वाला इज द की इशू दैट व्हाई स्टूडेंट फेल। वो काम से ही लिख कर आते हैं लेकिन वो उनका आर्ग्यूमेंट सपोर्टेड नहीं होता जस्टिफिकेशन से। आई होप बिलाल आपको क्लियर हो गया होगा। एनी अदर क्वेश्चन, एनी डाउट? कोई अगर आपको एम्बिग्विटी है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अदरवाइज वी आर डन विद द ओरिएंटेशन सेशन और हम इसको कंक्लूड करते हैं। एनी क्वेश्चन गाइस? वी हैव मरियम, बिलाल एंड आयमा। बिलाल पूछे थे सर एपीएम लेक्चर्स आर रियली शॉर्ट ऑफ 20 आवर्स, व्हाई इज दैट? बिलाल अभी कुछ लेक्चर्स जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं उनको ना अपडेट कर रहा हूँ, यानी कुछ लेक्चर्स जो है वो मैंने रिमूव करवा दिए, उनको मैं नई फॉर्मेट के मुताबिक रिकॉर्डिंग करा के अपलोड करवा रहा हूँ। तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि मोर रिकॉर्डिंग्स विल बी अपलोडेड, ठीक है? और ये जो सारा कंटेंट है ये इंशाल्लाह ताला बाय 10th ऑफ जनवरी सारा अवेलेबल होगा। तो अभी जो कंटेंट अवेलेबल है आप वो देखते रहें, बाकी जो नेक्स्ट कंटेंट है वो नया नया अपलोड होता जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें। All right, so it was all about from my side. Remember again, I'm always available on WhatsApp. दोपहर के टाइम यूजुअली मेरी क्लासेस 6:30 to 7 o'clock खत्म होती है, तो आई माइट नॉट बी एबल टू रिप्लाई ड्यूरिंग द डे टाइम, बट आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है, कोई एम्बिग्विटी है, तो डोंट हेजिटेट, रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपके सारे प्रॉब्लम्स आई विल बी देयर टू रिजॉल्व। आयमा पूछी थी सर पुराना पीएम वाला कुछ याद नहीं है, बेसिक टॉपिक लेक्चर भी होंगे? यस बेटा, एनीथिंग व्हिच इज इंक्लूडेड इन एपीएम सिलेबस वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी। यानी हर वो चीज जो एपीएम में अवेलेबल है वो बेसिक से ही पढ़नी है, वो हमने शुरू से नहीं पढ़ी। यानी वो ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूंगा ये हमने पढ़ा था, ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है, नहीं। आई टीच दैट फ्रॉम बेसिक्स। जैसे आप एबीसी को अगर आप देखें, एबीसी की जो वीडियो मैंने अपलोड करवाई है वो बिल्कुल बेसिक से है। इवन मैंने उसका एबीसी का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवा दिया जो कि पीएम में एपीएम में आता नहीं है, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन कि कैसे होता है मैंने को सोचा कि मैं आपको समझा। ठीक है, चलो, इट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। नाउ विल हैव सेशन नेक्स्ट वीक। आपका जो नेक्स्ट वीक का सेशन का टाइम टेबल है वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मैनेजमेंट बता देगी, और फिर नेक्स्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड उसी डे पे उसी टाइमिंग पे हमारा सेशन हुआ करेगा। इट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई रियली होप कि आपका ये जो क्या कहते हैं सेशन है एपीएम का, मार्च अटेम्प्ट का, बहुत अच्छा जाए। तो तब तक के लिए बेटे खुदा हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।